दोस्तों, आज 7 जनवरी और हर महीने का 7 जो होता है वो सैलरी डे होता है। जो हमारे मध्यम परिवार के लोग हैं जो सैलरी पे डिपेंड करते हैं, उनके लिए आज, जो नौकरी करते हैं उनके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा कोर्स है ह्यूमिलिटी मेक्स the heart honest, big and clean. It enable one to be cooperative. और इसी कोर्स के साथ आपको बता दें कि आज अन्नदाता किसानों का ट्रैक्टर रैली, हजारों हजार ट्रैक्टर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से दिल्ली की तरफ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए, मांग रखते हुए, और किसानों का साफ साफ कहना है कि 3 विधेयक जो काला कानून है उसे सरकार वापस ले, बैठ करके बात करे और जो उचित हो वो काम किया जाए। सरकार अड़ियल रुख अपना रखी है, कुछ सुनना नहीं चाहती है, बात करना नहीं चाहती है, और न्यायपालिका भी सरकार का सपोर्ट करते हुए सिर्फ जो है स्टेटस रिपोर्ट के वहाँ कोरोना ना फैल जाए, ये डिस्टेंस नहीं है, वगैरह वगैरह। किसान ठीक है कि वो मास्क नहीं पहना, लेकिन वहाँ किसी तरह का कोरोना का कोई प्रकोप नहीं है। यही न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, जब बिहार और बंगाल में लाखों की रैलियां हो रही है, ताज़ा हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, वहाँ लाखों की भीड़ हुई और पार्टियां ने, सरकार ने वहाँ पे रैली किया, अपना कार्यक्रम करती रहती है, तब सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका कहाँ सोई होती है। उसे जागना चाहिए और उस पर संज्ञान लेना चाहिए, और साथ ही ये इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि जनता, जो अन्नदाता है, वो जो अपनी मांगों को रखा है उसकी तत्काल सुनी जाए और उस पर बात हो और उसको जो है समाधान सही निकाला जाए। तो उस पे जो है कोई संज्ञान नहीं है, बल्कि उसे किसी तरह से तोड़ना, कुचलना, दबाना, शोषित करना, ये सारी की सारी जितने भी तंत्र हैं वो लगे हुए हैं। तो ये जो है सारे जो सिस्टम है वो हमारे समझ से परे है। आपको समझ में आता हो तो बेहतर मुझे भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों के बोलने की अभिव्यक्ति है, और जो व्यवस्था में खामियां हैं उसको ठीक करने का सब मिलजुल करके जनता से जनहित में पूछ करके सरकार को करना चाहिए। तभी वो सुशासन होगा, न कि अपनी हेकड़ी में या अपनी ईगो में या ये समझ लें कि मैं जो है आजीवन और आने वाले 10, 20, 50 दशकों तक हमारी ही राज रहेगी, सरकार रहेगी। तो ये सोच करके जो राज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और इसका ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अहरा और एएनपी विरोध करती है। मेरे दोस्तों, आइए, आज हम बचे हुए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे भारत के अंदर है, कई बीमारियां आ गई है, बर्ड फ्लू आ गए हैं। तो ये जो प्रकृति की प्रकोप है, इससे भी लोगों को सीख में नहीं आ रहा। मैंने जब कोरोना शुरू हुआ था तब कहा था कि ये प्रकृति का प्रकोप जो हमारे बीच में आया है, इसमें न जाने कितने जो है काल के ग्रास बनेंगे, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। लोग अपनी धुन में रहते हैं। तो उसको जो है मानवता को बचाने के लिए हम सबको हाथ बटाना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। आइए, आज हमारे जो मैंने कहा था कल कि धीरे धीरे इसमें जनवरी में हमारे कई कार्यक्रम है, साउथ इंडिया में, हमारे महाराष्ट्र में है, और जगहों पे हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। और जैसे ही हमारी जो लॉकडाउन और जो प्रक्रिया, जो लोग डरे सहमे हैं, डिस्टेंस की मामला है और भी बहुत सारी बातें हैं, उससे थोड़ी सी अगर छुटकारा मिलेगी तो हम लोग जो है विदेशों का भी कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। उसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, आपका यूरोपियन कंट्री है, अफ्रीका है। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं। ज़रूरत है कि हमें मानवता के लिए पृथ्वी के ऊपर सेव लाइफ ऑफ द अर्थ पे काम करना है, और उसके लिए एक सही सोच पैदा करना है। यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका है उसे तेज़ी से आगे पहुंचाने की ज़रूरत है, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, और तभी जो है भारत एक शक्तिशाली और विश्व गुरु कहला सकता है, और हम सही मायने में निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है कि जो
आज पूरे विश्व की एक बीमारी जो भारत को भी जो है निगलता जा रहा है वो है भ्रष्टाचार। उसको दूर करने के लिए क्या हमें कदम उठानी चाहिए? तो भ्रष्टाचार की जड़ ऊपर होती है, यह ऊपर से नीचे की तरफ फैलती है। अतः भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर प्रहार करना जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि भ्रष्टाचार पनपता है तो उसके लिए राजनेता, नौकरशाह, उद्योगपति, सरकारी विभाग के कर्मचारी, पुलिस, जांच एजेंसी, ठेकेदार, न्यायपालिका व मीडिया की भूमिका अहम होती है। यदि ये ईमानदार हो जाएं तो देश में भ्रष्टाचार पनप ही नहीं सकता। हम सिलसिलेवार प्रत्येक बिंदु पर निगाह डाल रहे हैं। सबसे पहले जनप्रतिनिधि, जनसेवक होने का दायित्व निभाएं। जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको जनता चुनती है कि हमारी जो है वो देख रेख करेगा, मेरे घर का देख रेख करेगा, उसे सेवक, चौकीदार कहिए, उसे जो है दिया जाता है। उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है, उनको डीए भत्ता मिलता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो जो है जनता के पैसे को बेतहाशा अपने तरीके से खर्च करती है और उसको बर्बाद करते रहती है और अपने तरीके से वो सैलरी बढ़ाती है, अपने तरीके से वो मौज मस्ती या उनको कहिए कि ऐशो आराम अपने तरीके से वो ढूंढती है। तो ये ठीक नहीं है। हमारे बहुत सारे अच्छे जो शुभचिंतक रहे, हमारे जो बहुत सारे ऐसे बोलने वाले रहे, जिसमें राजीव दीक्षित थे और ऐसे बहुत सारे लोग रहे, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, जिन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है जो सरकार होती है, जो जनप्रतिनिधि होती है, वो सेवक के रूप में काम करें। उनको जो है एक उनका भी घर परिवार होता है, इसलिए उनका एक छोटा सा उनको या तो सैलरी थोड़ा लें या तो जो है डीए लें, बाकी एक चीज़ छोड़ दें। और ये जो ऐशो आराम है, ये जो गाड़ियां हैं, ये सिक्योरिटी है, ये सब नहीं होनी चाहिए। एक साधारण तरीके से रहना चाहिए। कल ही मैं जब मुकेश अंबानी, अडानी और रतन टाटा के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कुछ किताबें, तो उसमें हमने देखा कि जहां मुकेश अंबानी जो है ऐशो आराम की, उसकी जो है बिल्डिंग बिलियन टू बिलियन का बिल्डिंगें हैं, उसकी ऑफिसेज हैं और वो जो है अयासी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, एक रईस आदमी जी रहा है। वहीं हमने जब रतन टाटा को देखा तो रतन टाटा मुकेश अंबानी से भी अमीर आदमी, उसके पास ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जितने भी उनकी इनकम होती है उसका मैक्सिमम परसेंट 65% उनकी शेयर है, जिसमें 60% 5% मात्र उनके हिस्से में होता है और वो भी अपने परिवार और बाकी उनके थोड़े से खर्चे के रूप में चलाते हैं। बाकी सभी के सभी ट्रस्ट को या संस्थाओं को वो दान दे देते हैं, जिससे जो है समाज का कल्याण और निर्माण होता है। तो उनका एक अलग ही सोच है, एक अलग ही तरीका है। एक साधारण से मकान में रहते हैं, जो मुंबई के अंदर दोनों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों का जो घर है वो मुंबई में है, लेकिन रतन टाटा का जो घर है, वो जो बंगला है, वो उसकी कीमत मार्केट वैल्यू इस वक्त जो है 150 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। जबकि इतने कीमत का बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे हीरो हीरोइन के बंगले हैं, बहुत सारे नेताओं के बंगले हैं, इससे ज़्यादा कीमती बंगले हैं। वहाँ तो एक फ्लैट ही जो है 2 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ का होता है। तो इस तरह से, लेकिन वहीं मुकेश अंबानी का जो है वो बिलियन में, करोड़ों करोड़ का, बहुत सारे जो है बिलियन में उनकी प्रॉपर्टी है। उनके पास हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जो है उनके बिल्डिंग पे उतरता है। तो इस तरह की उनकी संसाधन है और वो पूरा का पूरा जो है ये जो है जनता का जो चूसा हुआ पैसा है। तो इस तरह की असमानता है। और हमारे एक तरफ किसान, हमारे एक तरफ जो मध्यम परिवार है, हमारे एक तरफ नौजवान है, उनको कहा जाता है कि आप पकौड़ा बेचिए, आप जो है कुछ ऐसे कीजिए। तो इसी तरह से जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो है चोरी चकारी बढ़ रहा है, गलत हो रहा है। लोग जो है गलत रास्तों पे जा रहे हैं, हमारे नौजवान भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं वो साइबर क्राइम में या डुप्लीकेट नोट में या अन्य और कारणों में वो फंस जाते हैं, चले जाते हैं। और वो जो है वो देश हित में काम नहीं होता, वो जो है देश के विरोध में, समाज के विरोध में काम करते हैं और उसका असर पूरे समाज पे पड़ता है और भ्रष्टाचार बढ़ती है। तो इस तरह से हमारे जनप्रतिनिधियों में जो सुशासन लाना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। जो ये अपर हैं, ये अपर कास्ट कह सकते हैं, ये अपर जो है शिखर है। अगर यही गंदगी होगी तो नीचे वाले लोग कहेंगे कि जब वो कर रहा है, अगर वो 100 करोड़ कमा रहा है, तो क्या मैं 1 रुपया या 10 रुपया अगर मैं इधर उधर करता हूँ तो मैं क्या गलती करता हूँ? उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारे घर के मुखिया परिवार ही हमारा गलत होगा तो उसका असर सभी पे पड़ता है। इसी तरह से
पोल्यूशन है, या हम लोग जो है मद्यपान करते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो अगर शिक्षक ही सिगरेट पिएगा, अगर शिक्षक ही शराब पिएगा, अगर शिक्षक ही जो है वो मदिरा का सेवन करेगा और जो है वो गलत रास्ते पे रहेगा, तो उसका जो है छात्र जो है, जो सीखने वाला है, वो कहाँ होगा और कैसा होगा, ये आप बेहतर हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं। तो जिस तरह से स्कूल व परिवार की जिम्मेदारी बनती है, उसी तरह से स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे समाज में ऐसी चेतना विकसित करें जिससे लोग विभिन्न तरह की बुराइयों से दूर रहें। हालांकि कुछ लोग इसे हास्यास्पद कहेंगे कि ग्राम पंचायतों व नगर निकाय न तो धार्मिक स्थल है, न ही मनोवैज्ञानिक केंद्र। यहाँ पर तो लोगों के लिए सहूलियत दी जा सकती है। नगर निकाय व ग्राम पंचायतों भी मनुष्यों द्वारा बनाई जाती है। इनमें चुने हुए लोग भी मानव ही होते हैं। ये गांव व मोहल्लों की सुविधाओं के लिए कार्य करती है। समाज का दायित्व है कि इन जगहों पर ऐसे लोग चुनकर आएं जो कि ईमानदार हों, मानवता के प्रति समर्पित तथा मानवाधिकारों के रक्षक हों। यदि इस तरह के लोग इन जगहों पर आएंगे जो कि जनता के प्रतिनिधि कहलाते हैं, तो उनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है। ग्राम पंचायतों में तमाम तरह के कार्य होते हैं जिसमें आपसी मनमुटावों को भी सुलझाया जाता है। ऐसे में यदि पंचायत प्रमुख अपने गांवों की समितियों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता अभियान की शुरुआत करें और प्रत्येक घर के लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई के प्रेरित करें, तो इससे अच्छा संदेश जा सकता है। जनप्रतिनिधियों के आचरण पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को भी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। ऐसे में भ्रष्टाचार जैसी बुराई से दूर रहने वाले लोग ही यदि जनप्रतिनिधि बनकर आएंगे, तो यह निश्चित ही भ्रष्टाचार के प्रति लोगों में नई जागरूकता पैदा होगी। इसकी शुरुआत यदि ग्राम पंचायतों से शुरू हो तो यह एक बेहतर उदाहरण होगा, क्योंकि पंचायत के सदस्य यदि ईमानदार होंगे और आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो जनता में नई तरह की चेतना विकसित होगी और यह विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में ईमानदार लोगों को ही चुनकर भेजेगी। कैसे? वैसे तो यह जिम्मेदारी पार्टी की होती है कि वह ईमानदार लोगों को ही टिकट दे, परंतु कुछ गलत लोग भी चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो जनता उनका चयन अपने हिसाब से कर सकती है। भारत में अभी हाल ही में चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिससे तमाम राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ साथ नोटा का भी प्रावधान किया गया है। और ऐसे चुनाव में जहां नोटा है उसका अभी कोई मतलब हमें समझ में नहीं आया, वहां पे रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार के से दूर रखते हुए जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तरफ से प्रचार प्रसार करें और तरीके से करें, तो वहाँ पैसा भी खर्च कम होगा और जो वहाँ पे जो गलतियाँ होती है, जो आज ईवीएम पे सवाल उठ रही है, उस तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है, भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है और अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि हमारे जो है संसद में जा करके हमारी देश की सेवा, समाज की सेवा, जनता की सेवा कर सकती है। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत में आज़ादी के बाद विभिन्न दलों व विभिन्न गठबंधन की सरकारें बनी। जो दल सत्ता में होते हैं यदि वे पूरी तरह से ईमानदार बरते तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी आगे फैल ही नहीं सकती। विगत कुछ दशकों से भारतवर्ष में राजनीतिक दलों के नेताओं की छवि जनता में बुरी तरह से धूमिल हुई है। पहले जहां यह माना जाता था कि राजनीतिक एक समाज सेवा है, समाज सेवा का व्रत लेकर लोग राजनीति करने आते हैं, परंतु आज ये धारणा बदल चुकी है। लोगों का मानना है कि ज़्यादातर लोग अब राजनीति में धन कमाने, नाम व प्रतिष्ठा बनाने के लिए आते हैं। विगत कुछ वर्षों से आपराधिक भी राजनीतिक में आने लगे हैं। लोग अपनी गलतियों को छुपाने या अपनी काली कमाई को सफ़ेद करने या अपने कुकर्मों को धोने के लिए भी लोग राजनीतिक में आने लगे हैं। इससे स्थिति
गड़बड़ हो गई है। प्राय हर राजनीतिक दल में अपराधी तत्व के लोग घुस गए हैं। इससे भी आम जनता में राजनीतिक दलों और नेताओं के प्रति गुस्से की भावना बढ़ती जा रही है और ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हमें इन सब से बचना होगा और आज़ादी के बाद भारतवर्ष में जितने बड़े घोटाले सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर राजनीतिक दलों से संबंधित लोगों ही सह की वजह से इन घोटालों को अंजाम दिया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे घोटाले के बारे में आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। कुछ घोटालों की जांच रिपोर्ट आने के बाद कुछ लोगों पर उंगलियां उठी, परंतु बाद में केस को बंद कर दिया गया। 1948 में जीप खरीद मामले में घोटाले से जो सिलसिला शुरू हुआ था वह 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श घोटाला, कोयला घोटाला और जो है अब तो EVM घोटाला, इलेक्शन घोटाला और बहुत तरह के घोटाले सामने आने लगे हैं। इस बीच चारा घोटाला भी आया, दूरसंचार घोटाला, यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हर्षद मेहता घोटाला, ऑयल घोटाला, मारुति घोटाला शामिल है। इसके अलावा और भी कई घोटाले हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दल सत्ता में होते हैं उस दल के छुट भइये नेता से लेकर शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं के पास काफ़ी शक्ति होती है। कभी उस शक्ति का दुरुपयोग करके घोटाले को अंजाम दिया जाता है। भ्रष्टाचार की वजह से जड़ को यदि काटना है तो सबसे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं को उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। भारतवर्ष में सत्ता के शीर्ष पद पर रहे नेताओं की छवि बेदाग रही है। कुछ प्रधानमंत्री पर भले ही आरोप लगे हैं, परंतु ज़्यादातर प्रधानमंत्री निर्विवाद होना चाहिए रहते हैं। विभिन्न मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है और मेरा इस पे क्या मत है ये मैं कल आपको 1 बजे बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन हम सभी को सही तरीके से, सुंदर तरीके से अपने कम बजट में जो भी हमारे पास संसाधन है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, लोगों को खुश रखें, मिल करके रहें और आगे बढ़ें। 2021 का 21वीं सदी सुंदर हो और सारे दर्द पीछे का भूलते हुए हम आगे तरक्की करें। इसके साथ ही कल फिर हम मिलेंगे आपसे 1 बजे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।